28 मई 2010 की वह काली रात, जब ट्रेन पर सवार कर रही यात्रियों अपने अपने सीटों पर गहरी नींद में सो रहा था, तब पश्चिम बंगाल के घने जंगलों के बीच एक ऐसा भयानक खेल खेला जा रहा था जिसकी कल्पना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अचानक एक भयानक झटका लगता है, ट्रेन हवा में उछलती है और ट्रेन पर सवार लोगों के ऊपर टनों भारी लोहा आ गिरता है। चारों ओर केवल दर्द की चीखें और मदद के लिए पुकारें आ रही थी। कुछ ही सेकंड में ये रेलवे लाइन नरक में बदल जाती है। ये कोई मामूली ट्रेन हादसा नहीं था, एक ऐसा सोची समझी साजिश जिसमें ना कोई RDX का इस्तेमाल हुआ, ना कोई आधुनिक मशीन गन चली, लेकिन फिर भी एक पूरी की पूरी ट्रेन मौत के घाट उतार दी गई। ये एक ऐसा खूनी जाल था जिसके तार एक ऐसे खौफनाक जंगल से जुड़े थे जहां कानून का नहीं, खौफ का राज चलता था, जिसने दशकों तक भारत के जंगलों को लाल रंग में रंग कर रखा था। आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास के सबसे खौफनाक ट्रेन हादसे के बारे में, जिसका नाम ज्ञानेश्वरी ट्रेन एक्सीडेंट था। लेकिन इस खौफनाक जंगल में आगे क्या होने वाला था, इसे समझने के लिए हमें ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की इस रफ्तार को यही रोकना होगा और इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां से इस खौफनाक साजिश का बीज बोया गया था। ये खौफनाक कहानी शुरू होती है साल 1967 में पश्चिम बंगाल के ही दार्जिलिंग जिले के एक बेहद छोटे और अनजान गांव से। उस गांव का नाम था नक्सलबारी। आज जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं, उसका जन्म इसी मिट्टी से हुआ था। बात मार्च 1967 की है। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन जमींदारी प्रथा की जड़ें अभी भी कुछ जगहों पर गहरी थीं। एक दिन बिगुल किसान नाम के एक आदिवासी खेत मजदूर को एक स्थानीय जमींदार के गुंडों ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा क्योंकि वह अपनी ही जमीन के हिस्से पर हल चला रहा था। ये एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन इस चिंगारी में बारूद डालने का काम किया चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे कट्टरपंथी कम्युनिस्ट नेताओं ने। उन्होंने माओ जेडोंग की विचारधारा का सहारा लिया और किसानों को भड़का दिया कि असली सत्ता बंदूकों की नली से निकलती है। तीर कमान, कुल्हाड़ी और भालों से लैस किसानों ने पुलिस और जमींदारों पर हमला बोल दिया। इसी खूनी बगावत से जन्म हुआ CPI-ML का। शुरुआत में ये सिर्फ एक ग्रामीण विद्रोह था, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये आग कितनी तेजी से फैली? 1970 और 1971 का दशक आते आते इन नक्सलियों ने अपना खूनी खेल जंगलों से निकालकर कोलकाता की पक्की सड़कों पर शुरू कर दिया। उनके काम करने का तरीका इतना खौफनाक था कि उसे क्लास एनिमीज यानी वर्ग शत्रुओं का सफाया कहा जाता था। दिन दहाड़े ट्रैफिक पुलिस वालों, कॉलेज के प्रोफेसरों, राजनीतिक विरोधियों और व्यापारियों के गले बीच सड़क पर रेते जाने लगे। स्थिति इतनी बेकाबू और भयावह हो गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जुलाई 1971 में देश का सबसे बड़ा और गुप्त आंतरिक सैन्य अभियान ऑपरेशन स्टीपलचेस्ट लॉन्च करना पड़ा। भारतीय सेना ने बाहर से घेरा बनाया, CRPF ने अंदर की तरफ से और राज्य की पुलिस ने गलियों में घुसकर नक्सलियों के ठिकानों पर धावा बोला। यह एक ऐसा निर्मम ऑपरेशन था जिसने 1967 के उस पूरे आंदोलन को कुचल कर रख दिया। हजारों नक्सली मारे गए या जेल में डाल दिए गए। 1972 में जब चारू मजूमदार पुलिस हिरासत में मारे गए तो पूरे देश को लगा कि नक्सलवाद का अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? नहीं। असली और सबसे भयानक खतरा तो अब पनपने वाला था। लेकिन कोई भी विचारधारा इतनी आसानी से नहीं मरती, वह सिर्फ अपना रूप बदलती है। जो चरमपंथी नक्सली बच गए थे, उन्हें समझ आ गया था कि शहरों की कंक्रीट की सड़कों पर रहकर भारत सरकार की पुलिस और सेना से जीतना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदली। वो शहरों से भागकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के घने जंगलों में छिप गए। वहां उन्होंने देखा कि आजादी के इतने दशकों बाद भी वहां के आदिवासियों के पास ना सड़क है, ना अस्पताल और ना ही न्याय। नक्सलियों ने आदिवासियों की इस गरीबी और लाचारी का फायदा उठाया। उन्होंने पुलिस और सिस्टम के खिलाफ आदिवासियों के मन में जहर भरा और उन्हें अपने साथ मिलाना शुरू किया। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आया साल 2004 में। ये वो साल था जब भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी विलय हुआ। दो सबसे बड़े और खतरनाक गुट, आंध्र प्रदेश का पीपुल्स वॉर ग्रुप PWG और बिहार झारखंड का माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC, जो दशकों से एक दूसरे से लड़ रहे थे, उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया और इस विलय से जन्म हुआ एक भयानक दानव का CPI माओवादी। अब ये 1967 वाले वो किसान नहीं थे जो तीर कमान लेकर लड़ते थे। ये उस विचारधारा का सबसे खतरनाक म्यूटेशन था। अब इनके पास कोई पुरानी बंदूकें नहीं थी, बल्कि AK-47, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और ID बमों का जखीरा था। इन्होंने अपनी एक बाकायदा प्रशिक्षित फौज बना ली थी
जिसे पीएलजी कहा जाता था। इनका मकसद अब सिर्फ किसी जमींदार को मारना नहीं था, बल्कि भारत की पूरी लोकतांत्रिक सरकार को हथियारों के दम पर उखाड़ फेंकना था। क्या आप जानते हैं कि ये लोग अपनी इस फौज को कैसे चलाते थे? ये बड़े ठेकेदारों, सड़क बनाने वाली कंपनियों और माइनिंग कंपनियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलते थे। जो पैसे देने से इनकार करता, उसकी मशीनें और गाड़ियां जला दी जाती। ये जानबूझकर गांवों के स्कूलों और अस्पतालों को बम से उड़ा देते थे, ताकि वहां पुलिस या सुरक्षा बल अपना कैंप न बना सके। और सबसे खौफनाक थीं इनकी जन अदालतें, जिन्हें ये कंगारू कोर्ट कहते थे। अगर किसी गरीब ग्रामीण या आदिवासी पर पुलिस का मुखबिर होने का जरा सा भी शक होता, तो उसे गांव वालों के सामने खड़ा करके उसका सरेआम गला रेत दिया जाता या पीट पीट कर मार डाला जाता, ताकि पूरे इलाके में दहशत कायम रहे। यही वो दरिंदे थे जिन्होंने अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा के जंगलों में 76 सीआरपीएफ जवानों को लैंड माइन से उड़ाकर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार किया था। और इसी दौरान इसीलिए इस खूनी खेल का सुप्रीम कमांडर बनाकर पश्चिम बंगाल के जंगल महल में एक ऐसे शख्स को भेजा गया जिसका नाम पुलिस महकमे में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। उसका असली नाम था मल्लोजुला कोटेश्वर राव, जिसे दुनिया किशनजी के नाम से जानती थी। किशनजी कोई अनपढ़ आदिवासी नहीं था। उसका जन्म तेलंगाना के पेद्दापल्ली में हुआ था। 70 के दशक में हैदराबाद में कानून की पढ़ाई करते हुए वह कम्युनिस्ट विचारधारा में ऐसा अंधा हुआ कि कॉलेज छोड़कर अंडरग्राउंड हो गया। पीपुल्स वॉर ग्रुप में रहते हुए वह एक बेहद शातिर गुरिल्ला रणनीतिकार बन गया था। किशनजी का एक ही मिशन था, पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया के जंगल महल इलाके को भारत सरकार से काटकर एक माओवादी हुकूमत में तब्दील करना। किशनजी को अपनी इस खूनी साजिश का सबसे बड़ा मौका मिला 2 नवंबर 2008 को। उस दिन पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान शालबनी में एक बड़े स्टील प्लांट का उद्घाटन करके लौट रहे थे। माओवादियों ने उनके काफिले को निशाना बनाकर एक बेहद शक्तिशाली लैंडमाइन धमाका किया। राजनेताओं की गाड़ियां तो बाल बाल बच गईं, लेकिन मुख्यमंत्री पर हुए इस दुस्साहसिक हमले से बौखलाई राज्य की पुलिस ने उसी रात लालगढ़ और झाड़ग्राम के आदिवासी गांवों में अपना सबसे खौफनाक सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस रात के अंधेरे में आदिवासियों की झोपड़ियों में घुस गई। आदिवासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेगुनाह युवाओं को बेरहमी से पीटा और महिलाओं के साथ बर्बरता की। इसी गुस्से और आग का फायदा उठाकर माओवादियों ने एक चाल चली। उन्होंने पीसीपीए, पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज नाम का एक संगठन खड़ा किया। इसका सार्वजनिक चेहरा था छत्रधर महतो। देखते ही देखते लालगढ़ और झाड़ग्राम का पूरा इलाका माओवादियों का फ्री जोन या लिबरेटेड जोन बन गया, जहां पुलिस का जाना भी मौत को दावत देने जैसा था। किशनजी इसी इलाके से अपनी पूरी खूनी सत्ता चला रहा था। 15 फरवरी 2010 को किशनजी के ही इशारे पर माओवादियों ने सिल्दा कैंप पर हमला करके 24 ईएफआर जवानों को सरेआम भून डाला और हथियारों का जखीरा लूट लिया। लेकिन भारत सरकार भी अब चुप बैठने वाली नहीं थी। इन माओवादियों को हमेशा के लिए कुचलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक महाअभियान छेड़ा, ऑपरेशन ग्रीन हंट और ऑपरेशन लालगढ़। रातों रात हजारों की संख्या में कोबरा कमांडो और सीआरपीएफ के जवान जंगल महल के चप्पे चप्पे में उतार दिए गए। हेलीकॉप्टरों और सैटेलाइट के जरिए जंगलों की निगरानी होने लगी। माओवादियों की कमर टूटने लगी, उनकी सप्लाई लाइन कट गई और उनके बड़े कमांडर या तो मारे जा रहे थे या पकड़े जा रहे थे। अपने हाथ से अपना सबसे बड़ा इलाका निकलता देख माओवादी बौखला गए। सुरक्षा बलों को वहां से हटाने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए माओवादियों ने 28 मई 2010 से एक ब्लैक वीक यानी काला सप्ताह की घोषणा कर दी। उन्होंने खुलेआम धमकी दी कि अगर जंगल महल से सुरक्षा बल नहीं हटाए गए तो वो पूरे इलाके को ठप कर देंगे और भारी तबाही मचाएंगे। और इसी ब्लैक वीक की उस मनहूस और खौफनाक रात में हमारी ट्रेन नंबर 2102 हावड़ा मुंबई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन से अपने मुसाफिरों को लेकर उसी सरडीहा और खेमासुली के जंगल की तरफ बढ़ रही थी। रात के 10:50 बज रहे थे। हावड़ा स्टेशन की भीड़ भाड़ के बीच कई परिवार खुशी खुशी ट्रेन में चढ़े थे। किसी को मुंबई नौकरी के लिए जाना था तो कोई अपने बच्चों को छुट्टियां घुमाने ले जा रहा था। 1950 किलोमीटर का सफर था। रात 11:55 पर ट्रेन खड़गपुर जंक्शन पहुंची और वहां से निकलकर उसने पश्चिम मिदनापुर के उस इलाके में कदम रखा जिसे जंगल महल कहा जाता है। ट्रेन अपनी तय रफ्तार से चल रही थी। यात्रियों ने खाना खाया और अपनी बर्थ पर लेट गए। स्लीपर कोच S1 से लेकर S8 तक में अब गहरी खामोशी थी। बच्चे अपनी माँ की गोद में सो रहे थे। लोग चादर ओढ़कर सपनों की दुनिया में थे। अब जरा समय के उस चक्र को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यही इस पूरी त्रासदी की सबसे बड़ी और खौफनाक मिस्ट्री है। रात 12:45 बजे सरडीहा और खेमासुली स्टेशनों के बीच उसी अपलाइन की पटरी से एक सवारी गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित गुजरी थी। यानी रात 12:45 तक वह रेलवे ट्रैक 100% सुरक्षित और बिल्कुल ठीक था।
लेकिन इसके ठीक 30 मिनट बाद रात 1:15 बजे जब ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस वहां पहुंचने वाली थी तो उन 30 से 32 मिनटों की छोटी सी विंडो में घने जंगलों के अंधेरे से पीसीपीए की एक टुकड़ी के 8 से 12 लोग बाहर आते हैं। अगर आप उस वक्त वहां होते तो देखते कि उनके हाथों में कोई अत्याधुनिक लेजर कटर या रिमोट कंट्रोल बम नहीं थे। उनके हाथों में थे रेलवे की पटरियों की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले भारी औजार, सबली, बड़े बड़े पाने और भारी हथौड़े। उन्होंने उस घुप अंधेरे में टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे 40 मीटर यानी लगभग 130 फीट लंबे पटरी के हिस्से को अपना निशाना बनाया। उन्होंने पटरियों को आपस में जोड़ने वाली भारी फिश प्लेट्स के नट बोल्ट खोल दिए। इसके बाद उन्होंने कंक्रीट के स्लीपर्स से लोहे की पटरी को जकड़ कर रखने वाली दर्जनों पेंड्रोल क्लिप्स को हथौड़ों से मारकर उखाड़ फेंका। बिना फिश प्लेट और बिना क्लिप्स के वह भारी स्टील की पटरी कंक्रीट के धरातल पर सिर्फ रखी रह गई थी। वह पूरी तरह से ढीली हो चुकी थी। रात के अंधेरे में किसी भी लोको पायलट को दूर से वह पटरी बिल्कुल सीधी और सुरक्षित ही दिखती, लेकिन वह असल में एक बिछाया हुआ मौत का फंदा बन चुकी थी जो बस किसी ट्रेन के वजन का इंतजार कर रही थी। रात 1:15 बजे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस लगभग 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ती हुई वहां पहुंची। हालांकि उस संवेदनशील इलाके में रात के वक्त 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट तय की गई थी, लेकिन ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। जैसे ही हजारों टन वजनी WAP-4 इलेक्ट्रिक इंजन उस 40 मीटर के उखड़े हुए हिस्से पर पहुंचा, ट्रेन का असीमित वजन उस डीली पटरी पर पड़ा। लोहे के पहियों के दबाव से वह डीली पटरी अपनी जगह से खिसक गई और पहिए सीधे कंक्रीट के स्लीपरों पर उतर गए। एक कान फाड़ देने वाला धातु के फटने का धमाका हुआ। ट्रेन का इंजन और उसके पीछे की 13 बोगियां एक झटके में पटरी से उतर गईं। ट्रेन की गति ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि स्लीपर कोचेस 3, S4, S5, S6 और S7 हवा में उछलते हुए सीधे बगल वाली डाउन लाइन की पटरी पर जा गिरे। सोचिए, जो लोग गहरी नींद में सो रहे थे वे अचानक हवा में उछले, वो अपनी सीटों से टकराए, लोहे की भारी रैक उनके ऊपर आ गिरी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन ये तो सिर्फ पहला झटका था, असली कयामत तो अभी बाकी थी। अगर आप होते उस ट्रेन के लोको पायलट BK दास की जगह तो आप क्या करते? दास ने झटके के साथ ही तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे। उन्होंने देखा कि उनकी ट्रेन के डिब्बे बगल की पटरी पर पूरी तरह बिखरे पड़े हैं। डिरेलमेंट की वजह से टनों गिट्टियां और धूल का एक भयानक गुब्बार आसमान में उड़ रहा था। कुछ भी देखना नामुमकिन हो रहा था और तभी दास को दूर से एक खौफनाक रोशनी दिखाई दी। बगल की उसी डाउन लाइन की पटरी पर विपरीत दिशा टाटानगर से खड़गपुर की तरफ एक बहुत भारी मालगाड़ी आ रही थी। ये कोई आम मालगाड़ी नहीं थी, बल्कि लोहे के अयस्क आयरन ओर से लदी हुई हजारों टन वजनी मालगाड़ी थी जिसे WAG-5 इंजन खींच रहा था। लोको पायलट BK दास का खून सूख गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत अपने इंजन की इमरजेंसी फ्लैशर लाइट ऑन कर दी ताकि सामने से आ रही मालगाड़ी के ड्राइवर को कोई चेतावनी मिल सके। रात 1:17 बजे डिरेलमेंट के महज 2 मिनट के भीतर मालगाड़ी उस धूल के गुब्बार में दाखिल हुई। मालगाड़ी के लोको पायलट निर्भय कुमार और असिस्टेंट लोको पायलट नीलांजन सिंह ने दूर से फ्लैशर लाइट और ट्रैक पर पड़े डिब्बों का धुंधला अक्स देखा। उन्होंने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक खींचे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हजारों टन भारी मालगाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद भी रुकने के लिए कम से कम 600 से 800 मीटर की दूरी चाहिए होती है। समय सिर्फ कुछ सेकंड्स का था और फिर वो हुआ जिसकी आवाज आज भी उस जंगल के पैरों में गूंजती है। मालगाड़ी का भारी इंजन सीधे उन पलटे हुए यात्री डिब्बों, खासकर S4 और S5 में एक मिसाइल की तरह जा घुसा। लोहे की भारी चादरें माचिस की डिब्बी की तरह पिचक गईं। बोगियां मुड़कर लोहे की एक गेंद जैसी बन गईं। इस भयानक टक्कर में मालगाड़ी के असिस्टेंट पायलट नीलांजन सिंह की मौके पर ही इंजन के अंदर कुचले जाने से मौत हो गई और उन 2 डिब्बों में सवार यात्री लोहे के पहाड़ के नीचे दब गए। चीखें, लोहे का कटना और फिर एक भयावह खामोशी। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने की बारी आई तो सबसे बड़ी बाधा वो खौफनाक जंगल था। माओवादियों के लैंडमाइंस के खौफ की वजह से रेलवे की भारी क्रेनें और मेडिकल रिलीफ वैन पहुंचने में 2 से 3 घंटे लग गए। रात 1:45 बजे सबसे पहले सरडीहा और खेमासुली के स्थानीय आदिवासी ग्रामीण अपनी जान पर खेलकर वहां पहुंचे। हाथ में छोटी टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर उन्होंने टूटी खिड़कियों से बिलखते बच्चों और घायल यात्रियों को निकालना शुरू किया। रात 2:30 बजे CRPF की एक गश्ती टुकड़ी वहां पहुंची। सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच जब खड़गपुर से रिलीफ टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि डिब्बे इतने बुरी तरह से पिचक चुके थे कि किसी इंसान को हाथ से खींचकर निकालना नामुमकिन था। तब इस्तेमाल किए गए ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटर और प्लाज्मा कटर जब नीली लपटें लोहे को काट रही थीं, तो अंदर की गर्मी, खून की बदबू और डीजल के धुएं से कई यात्रियों ने दम तोड़ दिया। सुबह के करीब 6 बजे आसमान से एक नई और भारी गड़गड़ाहट गूंजी। ये आवाज मौत की नहीं बल्कि उम्मीद की थी।
भारतीय वायुसेना IAF के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स जंगल महल के उस दुर्गम आसमान को चीरते हुए दुर्घटना स्थल के ठीक ऊपर मंडराने लगे। हेलीकॉप्टर के भारी रोटर ब्लेड्स से एक बार फिर वहां धूल का गुब्बार उड़ा, जो यात्री कटी हुई बोगियों और लोहे के उस क्रूर मलबे के बीच अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, जिनके बचने की उम्मीद उस घने माओवादी खौफ वाले जंगल में लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्हें फौरन स्ट्रेचर पर लिटाकर एयरलिफ्ट किया जाने लगा। समय बहुत कम था और खून ज्यादा बह चुका था। हवा के रास्ते इन गंभीर रूप से घायल मुसाफिरों को सीधे कोलकाता के सुपर स्पेशलिटी SSKM और मिदनापुर के बड़े अस्पतालों की तरफ उड़ा ले जाया गया। 48 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 148 लाशें बाहर निकाली गईं। इनमें से 80% से ज्यादा मौतें सिर्फ बोगी S4, S5 और S6 में हुई थी। शवों की हालत इतनी खौफनाक थी कि 50 से ज्यादा यात्रियों को लापता मान लिया गया था, क्योंकि उनके शरीर क्षत विक्षत हो चुके थे। DNA प्रोफाइलिंग शुरू हुई, लेकिन सबसे ज्यादा दिल चीर देने वाली बात यह है कि 23 लाशों का DNA कभी किसी से मैच ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुर्घटना में कई पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए थे। पीछे कोई DNA सैंपल देने वाला बचा ही नहीं था। उन गुमनाम चेहरों को सिस्टम ने सालों तक डेथ सर्टिफिकेट तक